नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो कि आपका 2 से 19 मई 2023 के बीच में होगा। और दोस्तों, 2 से 19 मई के बीच में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, जितने भी शिफ्टें होंगे, उन ऑल शिफ्टों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके हाजिर हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने भी जो कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम डाला है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई किया है, वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। साथ में दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। बस आपको 8181819473 पे डायरेक्टली व्हाट्सएप करना है पीडीएफ लिख के। उसके बाद आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे पीडीएफ फाइल का कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषा को किस अनुसूची में जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8वीं अनुसूची में। बात करते हैं तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो कि दोस्तों आपका मणिपुरी, नेपाली और जो कि कोंकणी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वर्तमान में इसमें कुल जो कि 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे दोस्तों कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, या फिर इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो स्थलीय भूमध्य रेखा के जो कि लगभग जो कि 23 डिग्री से लेकर 27 नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ये जो कि 17 देशों से गुजरती है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत से होकर जाने वाला एकमात्र अक्षांश मार्ग है। कर्क रेखा भारत के 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं ये जान लीजिए दोस्तों। तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि ये इन सभी जगहों से जो कि राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो माही नदी जो कि भारत की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, गांधीनगर गुजरात की राजधानी कर्क रेखा के काफ़ी करीब है। बात करते हैं 17 देशों, 3 महाद्वीपों, 6 जल निकायों के माध्यम से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा कितने जल निकाय से गुजरती है, तो आपका राइट आंसर होगा 6। और पूछेगा कि कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है, तो आपका हो जाएगा 3। और कितने देशों से होकर गुजरती है, तो आपका हो जाएगा 17, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने सीएनजी की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावनगर। बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने जो कि भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और जो कि ब्राउन फील्ड पोर्ट की आधारशिला रखी है। इस पोर्ट को जो कि 4000 करोड़ रुपए की अधिक लागत से विकसित किया जाएगा, और इसमें दुनिया के चौथे सबसे बड़े लॉक गेट सिस्टम के साथ साथ दुनिया के सबसे पहले सीएनजी टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी संरचना होगी। तो इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, विंडो 10 में ऐप को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो Alt + F4 हो जाएगा आपका। बात करते हैं इनमें से कौन जो कि संयोजी उत्तक है? तो दोस्तों, संयोजी उत्तक आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना होगा। चलिए बात करते हैं तो हड्डी मनुष्य में संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है। मनुष्यों में संयोजी उत्तक में रेशेदार उत्तक, वसा, उपस्थिति, हड्डी, अस्थि, मज्जा और रक्त शामिल होते हैं। संयोजी उत्तक अन्य अंगों को एक साथ बांधता है और स्थान भरता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। 1992 में सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था? तो सत्यजीत रे को दिया गया था। बात करते हैं 30 मार्च की तारीख भारतीय सिनेमा के इतिहास में खास महत्व रखती है। 30 मार्च 1992 को भारतीय सिनेमा के जो कि युग पुरुष सत्यजीत रे को ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि 2022 का डायमंड लीग किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। जी हाँ दोस्तों, नीरज ने जीता डायमंड लीग 2022 का टाइटल। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट और जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गुरुवार को एक और ऐतिहासिक जीत जो कि दर्ज की है, वह प्रतिदृष्टि डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। 2022 का ईरानी ट्रॉफी किसने जीता है, तो शेष भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेष भारत ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराकर जो कि 2022 का ईरानी ट्रॉफी जीता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.54 पर होता है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि परम 8000 किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो ये 5वीं पीढ़ी का हो जाएगा। बात करते हैं तो परम 8000 श्रेणी की पहली मशीन थी और इसे शुरुआत से बनाया गया था। विजय पी भाटकर को सुपर कंप्यूटिंग में भारत की राष्ट्रीय पहल के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने परम सुपर कंप्यूटर के विकास का नेतृत्व किया था। उन्होंने पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर यानी परम 8000 1991 में विकसित किया था। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर की कुछ पीढ़ियों की जो कि डेट, जो कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1946 से 1956 तक था। द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1964, तृतीय पीढ़ी 1964 से 1971, चतुर्थ पीढ़ी 1971 से 1985 और पंचम पीढ़ी 1985 से अब तक है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। इनमें से कौन जो कि ओडिसी लोक नृत्य से संबंधित है, तो दोस्तों ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है कलाकारों के नाम। ठीक है। उसमें कलाकार के नाम दे देंगे, ऑप्शन में पूछेंगे कौन ओडिसी नृत्य से संबंधित है या फिर किसी भी नृत्य का नाम दे देंगे। तो बात करते हैं ओडिसी लोक नृत्य से संबंधित कलाकार, जिसमें इंद्राणी रहमान, सोनल मानसिंह, माधवी मुग्दल, संयुक्ता जो कि परिग्रही, किरण सहगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, प्रियवंदा मोहंती, मीनाती दास, शेरोन लोवेन, मिर्ता बाखी, तो ये सभी लोग क्या है ओडिसी लोक नृत्य से संबंधित हैं, तो इनको याद रख लीजिएगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील स्थित है, तो पुलकिट झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो पुलकिट झील भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित एक अनूप झील है। चिल्का झील के बाद यह 759 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाली झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी नुनखरा जल जो कि परितंत्र है। इसका मतलब नुनखरा का मतलब हो जाएगा दोस्तों खरे पानी की झील है। एक प्रश्न यहाँ पे है कि बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो पहला उपदेश सारनाथ में उन्होंने दिया था। बात करते हैं तो बोधि वृक्ष जो कि बिहार के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का पेड़ है। इसी पेड़ के नीचे ईसा जो कि 531 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। बाकी प्रथम उपदेश उन्होंने बनारस के सारनाथ में दिया था, इसको याद रख लीजिएगा। इनमें से कौन जो कि वालिद पर्वत नहीं है, तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताया जा सकता है दोस्तों। बात करते हैं वालिद पर्वत की श्रेणी, जैसे कि हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकी, इंडीज, जो कि अपलेशियन, एटलस, काकेशस, एलबुर्ज, हिंदू कुश आदि जो कि वलिद पर्वतों के प्रमुख उदाहरण है, तो इनको याद रख लीजिएगा। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 जून को मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों तो विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। 4 दिसंबर सन 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि 2000 से 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सही नहीं है, इसके अकॉर्डिंग जैसे कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक से खिलाड़ी हैं, मनप्रीत किससे संबंधित है, ऐसे कर करके दे देगा ऑप्शन, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 2000 में वेटलिफ्टिंग में किस महिला कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, तो हंसा शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बात करते हैं 2000 में और कोचों को कौन कौन सा जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। तो सन 2000 में SM आरिफ को बैडमिंटन में द्रोणाचार्य पुरस्कार, सन 2000 में गुड़ियाल सिंह भंगू को हॉकी के लिए, भूपेंद्र धवन को जो कि पावर लिफ्टिंग के लिए, गोपाल पुरुषोत्तम फड़के को खो खो के लिए और हंसा शर्मा को वेट लिफ्टिंग के लिए दिया गया था। ठीक है। महमूद गजनबी और जयपाल के बीच पेशावर लड़ाई कब हुई थी? तो 1001 ईस्वी में हुई थी। बात करते हैं तो जयपाल हिंदू शाही राजवंश का एक प्रसिद्ध शासक था जो पंजाब से काबुल तक फैला हुआ था। उसने 964 से 1001 ईस्वी तक हिंदू शाही राज्य पर शासन किया था। वह 1000 ईस्वी में गजनबी के पहले हमले में गजनबी के महमूद जो कि 997 से 1030 से हार गया था। जयपाल ने वर्ष 1001 में गजनबी के महमूद के साथ पेशावर की प्रसिद्ध लड़ाई भी लड़ी थी लेकिन हार गए थे। ठीक है। बात करते हैं तो उनका जो कि अधिकारी उनके पुत्र महाराजा आनंद पाल बने। जयपाल जो कि 964 से 1000 ईस्वी तक थे, वह आनंद पाल के पिता थे। उसे गजनबी शासक जो कि 1000 से 1001 ईस्वी में गजनबी के महमूद ने हराया था। सुखपाल की बात करते हैं तो 1007 से 1010 ईस्वी तक था। वह मुल्तान का शासक था जिसे महमूद गजनबी ने नियुक्त किया था क्योंकि उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। उन्हें गजनबी के महमूद ने सजा दी जब 1008 में उन्होंने इस्लाम त्याग दिया और एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करना शुरू किया था। आनंद पाल जो कि 1001 ईस्वी से 1010 ईस्वी तक था, वह जयपाल और एक हिंदू शाही शासक के बेटे थे। वह 1008 ईस्वी में वह हिंद की लड़ाई में महमूद गजनबी से हार गया था। उन्हें जो कि कन्नौज और राजस्थान के शासकों का समर्थन प्राप्त था। एक प्रश्न आया दोस्तों यहाँ पे कि 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। बात करते हैं 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेज़बान शहर पेरिस फ्रांस है। आदर्श वाक्य मेड फॉर शेयरिंग है। 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त खेल के रूप में जो कि स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेकिंग की पुष्टि की गई है। लॉस एंजलिस जो कि कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 21A को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। बात करते हैं 2002 में संविधान जो कि 86वां संशोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार के माध्यम से एक मौलिक अधिकार के रूप में पहचाने जाने लगा। लेख 21A इसलिए सम्मिलित जो कि होना जिसमें कहा गया था कि राज्य या फिर राज्य के रूप में इस तरीके से विधि द्वारा निर्धारित कर सकते में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है। बात करते हैं तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों। इससे पहले 44वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। बात करते हैं दोस्तों तो भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। यह नृत्य रूप दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। प्राचीन तमिल जो कि महाकाव्य जो कि शिल्प ठीक है शिल्पतिकारम में भरतनाट्यम का वर्णन किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, PbNO32 को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इसको याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे उष्ण पर लीड नाइट्रेज मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन जो कि डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का नेतृत्व करने के लिए विघटित होता है। NO2 ऑक्सीजन के साथ साथ एक लाल भूरे रंग की गैस के रूप में मुक्त किया जाता है। ठीक है। वही बात करते हैं दोस्तों तो यह पीले ठोस लेड मोनोऑक्साइड, लाल भूरे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और जो कि रंगहीन ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करने के लिए विघटित होता है। यह एक थर्मल अपघटन प्रक्रिया है। इसमें एक जो कि परेशानीजनक गंध होती है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।
भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो जोंगखा, जो कि जोंगखा भूटान की आधिकारिक भाषा है। बात करते हैं भूटान में मूल साहित्यिक परंपरा के साथ एकमात्र भाषा है। हालांकि लेप्चा और नेपाली अन्य देशों में साहित्यिक भाषाएं हैं। अन्य गैर भूटानी अल्पसंख्यक भाषाओं को भी भूटान की सीमाओं और दक्षिण और पूर्वी भूटान में मुख्य रूप से नेपाली भाषा की जो कि लोत्साम्पा समुदाय के साथ बोली जाती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था, तो जोंगखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल-बरूनी की पुस्तक कौन सी है? तो अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तकें जो कि तहकीकत ए हिंद एक किताब उल हिंद है। दो यहाँ पे किताब है, आप इसको याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 78 आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है और उन कर्तव्यों के जो कि निर्वहन में वह राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इस अनुच्छेद में परिभाषित कर्तव्य क्या क्या है? तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना, संघ के मामले के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जो राष्ट्रपति मांगे। यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहता है तो किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है। ठीक है, वही बात करते हैं अनुच्छेद 79 तो जो कि बशर्ते कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। अनुच्छेद 76 जो कि शर्त है कि राष्ट्रपति एक व्यक्ति को भारत के लिए महान न्यायवादी के रूप में नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होंगे। वही बात करते हैं अनुच्छेद 74 की। तो अनुच्छेद 74 की बात है तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी जो अपने कार्यों के अभ्यास में इसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, राजेंद्र चोल का प्रथम कार्यकाल कब से था? राजेंद्र चोल प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1014 से 1044 ईस्वी तक था। बात करते हैं तो राजा चोल प्रथम 985 ईस्वी से 914 ईस्वी तक थे। वह चोल साम्राज्य के महानतम सम्राटों में से एक थे। उसके शासनकाल में चोलों का विस्तार दक्षिण भारत से आगे उत्तर में कलिंग से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक फैला था। उसने उत्तर में चालुक्यों और दक्षिण में पांड्यों के साथ कई युद्ध किए। उन्होंने भगवान शिव को समर्पित तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। वही बात करते हैं दोस्तों, उन्होंने नागीपट्टिनम में एक बौद्ध मठ के निर्माण में भी मदद की थी। 1014 ईस्वी में उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। राजेंद्र चोल प्रथम जो कि 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन किया, उन्हें दक्षिण भारत के सबसे महान शासकों और सैन्य जनरलों में से एक माना जाता था। उसने अपने पिता की आक्रामक विजय और विस्तार की नीति को जारी रखा था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, उत्तर की ओर गंगा नदी तक पहुंचने और विदेशों में मालदीव और श्रीलंका जाने के अलावा उसने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया। उसने पूरे जो कि सिलोन या फिर श्रीलंका को जीत लिया था। उसने एक नौसैनिक अभियान में सुमात्रा के राजाओं को हराया और जो कि सुमात्रा के राज्य के एक हिस्से को अपने राज्य में मिला लिया था। उसने पश्चिमी चालुक्यों के जय सिंह द्वितीय को हराया और परिणाम स्वरूप तुंगभद्रा नदी को चोलों और चालुक्यों के बीच की सीमा के रूप में मान्यता दी थी। वही बात करते हैं दोस्तों, तो उन्होंने गंगई कोंडा चोलमपुरम शहर की स्थापना की और शहर में प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने शहर के पश्चिमी हिस्से में चोल गंगम नामक एक बड़े सिंचाई टैंक की भी खुदाई की थी। वही बात करते हैं दोस्तों, उन्होंने कई उपाधियां धारण की जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो कि मुदी कोदन, गंगई कोंडन, कदराम कोंडन और पंडिता चोलन शामिल है। उन्होंने गंगई जो कि कोंडा चोलमपुरम में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने शासनकाल में चोल वंश अंतिम चरम पर पहुंच गया था। सुंदर चोल जो कि 1857 से 970 ईस्वी तक था, उसने जो कि परातंकक चोल द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो मंडारादित्य के पुत्र
उत्तम चोल की उपस्थिति के बावजूद उन्हें चोल राजा के रूप में शासन ग्रहण किया था। उन्होंने तमिल और संस्कृत साहित्य को भी प्रोत्साहित किया था, तो इसको याद रख लीजिएगा। भारत के अंदर व्यापार और वाणिज्य और सहयोग की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 301 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। संशोधन के बाद इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है? तो लाइपेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो लाइपेज एक एंजाइम है जो कि अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और वसा को पचाने का कार्य करता है। यह वसा को फैटी एसिड और जो कि ग्लिसरॉल में तोड़ता है, जो छोटे ऊर्जा से समृद्ध अणु होते हैं जिन्हें कोशिकाओं द्वारा आसानी से लिया जा सकता है। एमाइलेज जटिल जो कि कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ देता है, जबकि प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। छोटी आंत द्वारा स्रावित जो कि सुक्रोज को ग्लूकोज और जो कि फ्रूक्टोज में जो कि हाइड्रोलाइज करता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर एक प्रभावशाली आविष्कार है जिसने कंप्यूटर के इतिहास को बदल दिया था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत परिपथों का प्रयोग किया जाता है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसरों का प्रयोग किया जाता था। एक ट्रांजिस्टर कंप्यूटर, जिसे अब अक्सर दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है, एक ऐसा कंप्यूटर है जो वैक्यूम ट्यूब के बजाय असतत ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, जो बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न करती थी, भारी और गैर भरोसेमंद थी। ठीक है, बात करते हैं तो 1950 और 1960 के दशक में उत्तरार्ध में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में अलग अलग ट्रांजिस्टर और चुंबकीय कोर मेमोरी से भरे सर्किट बोर्ड लगे थे। यह मशीनें 1960 के दशक के उत्तरार्ध में मुख्य धारा की जो कि डिजाइन बनी रही, जब एकीकृत सर्किट दिखाई देने लगे और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का नेतृत्व किया था। अकबर के दरबार में संगीतकार कौन थे? तो मियाँ तानसेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तानसेन का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1493 ईस्वी में हुआ था। इनका असली नाम जो कि रामतनु पांडे था। अकबर ने 1562 में तानसेन को अपना राज्य संगीतकार नियुक्त किया था। बात करते हैं तो वह अकबर के नवरत्न में शामिल थे। उन्हें मियाँ की उपाधि दी गई थी। तानसेन एक संगीतकार, वादक और गायक थे। इन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी में अद्वितीय माना जाता है। तानसेन जो कि ध्रुपद के निर्माता थे। वहीं बात करते हैं, इन्होंने संगीत के कई रागों की रचना की थी। श्री गणेश जो कि स्तोत्र और संगीत सार तानसेन की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि संगीत ज्ञान पर आधारित हैं। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो भारत रत्न दिया गया था। बात करते हैं लता मंगेशकर, और इनको एक साथ भारत रत्न दिया गया था। बात करते हैं गायिका लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। शहनाई वादक जो कि बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ताप्ती और कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो चलिए बता देते हैं। तो ताप्ती नदी की कई सहायक नदियाँ हैं। नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ जो कि पूर्णा नदी, गिरना नदी, पंजारा नदी, वागुर नदी, बोरी नदी, अनर नदी, ताप्ती नदी, बेसिन ताप्ती नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाई गई नदी बेसिन मध्य भारत में भूमि का एक विशाल उपजाऊ पैच भी है। कृष्णा नदी की उपनदियों में प्रमुख है कुंडाली, बेड़ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, मूसी और भीमा। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। इसके मुहाने पर बहुत बड़ा डेल्टा भी है, इसको भी याद रख लीजिएगा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बात करते हैं कि वह आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, जबकि शक्तिकांत दास का जन्म 26 फरवरी 1957 को हुआ था। वे तमिलनाडु के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवाएं IAS अधिकारी हैं। वह पहले 15वें वित्त आयोग और भारत के शेरपा से G20 के सदस्य थे। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। उर्जित पटेल एक भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। ठीक है। भारत में किस देश की सीमा सबसे लंबी है? भारत में किस देश की सीमा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। थांगता किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो थांगता एक मार्शल आर्ट रूप है जो मुख्य रूप से मणिपुर में प्रचलित है। यह यहाँ थांगता एक तलवार को संदर्भित करता है और ता को मतलब भाला को जो कि संदर्भित करता है। इस मार्शल आर्ट रूप में जब निहत्थे युद्ध में शामिल होते हैं या इसे प्रदर्शन करते समय कोई हथियार का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसे सरित सरक के रूप में जाना जाता है। इसे हुएन जो कि ललोंग और बेची गटका के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न। बाकी दोस्तों ये प्रथम पार्ट था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।